नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। उल्टी गिनती शुरू हो गई है भारतीय जनता पार्टी की, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के सबसे विश्वसनीय नेताओं में एक ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि इस्तीफा तो दिया, मोदी जी का प्रिय नेता था और पार्टी से इस्तीफा दे दिया। यह आरोप लगाया उस शख्स ने जो मोदी जी का बहुत प्रिय है, बड़ा नेता, कि बीजेपी में भविष्य नहीं है और बीजेपी के अंदर किसी की सुनी नहीं जाती है। यह आरोप लगाया उस नेता ने। मोदी जी ने उसे आगे बढ़ाने के लिए मीडिया का इतना फुल सपोर्ट दिया था कि जैसे सबसे बड़े कद का नेता बन जाए वह, क्योंकि मोदी जी का खास था। लेकिन चूंकि मोदी जी अपनी पैठ नहीं बना पाए और मोदी जी ने चुनाव के वक्त अपना समय भी बहुत दिया था उस शख्स के लिए, लेकिन सुनी नहीं जाती थी। उस नेता ने यह आरोप लगाया कि सिर्फ सुनाया जाता है, आदेश दिया जाता है पार्टी के अंदर, और आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। जैसा आदेश होगा आपको वैसा ही करना है, और आपके सजेशंस भी नहीं लिए जाते हैं। ऐसे में राजनीतिक भविष्य नहीं। और जो नहीं मानता है उसके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब कुछ तैयार करके कुछ न कुछ पुराने केसेस को भी खंगाल के और फाइल तैयार करके रखी रहती है। जैसे ही आप बगावत करेंगे आपके खिलाफ शिकंजा कस जाएगा। तो क्या जिस प्रिय नेता ने मोदी जी के इस्तीफा दिया, इसके खिलाफ कोई ऐसी फाइल तैयार नहीं है मोदी के पास कि इतना बेधर्क होकर के उस नेता ने मोदी को कह दिया कि हम आपके साथ नहीं रह सकते और यह हमारा इस्तीफा पकड़ो। राहुल गांधी ने कहा था कि साल भर के अंदर सरकार गिर जाएगी। अब उल्टी गिनती यहीं से शुरुआत है या फिर आज हो रही नीतीश कुमार की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से? अब अभी एक सूचना आई है कि राबड़ी देवी आवास को लेकर के जो ठन गई है सरकार में और लालू परिवार में, उसको लेकर के रिपोर्ट सरकार से अभी नीतीश कुमार ने मंगाई है अपने मंत्री से, और उस पर बैठक चल रही है। नीतीश कुमार की बैठक में उस पर भी वह संज्ञान ले, और सभी बड़े नेता उसमें उपस्थित हैं। सम्राट चौधरी भी रास नहीं आ रहे। ललन सिंह को यह बयान देना पड़ा कल कि भाजपा यह न भूले कि बिहार और केंद्र दोनों की सरकार हमारे समर्थन से चल रही है। यह नीतीश कुमार के सबसे बड़े नेता ललन सिंह का बयान है, जो मोदी शाह के बहुत खास माने जाते थे। उन्होंने यह दे दिया बयान कि भाजपा यह न समझे कि जैसे चाहेगी कर लेगी। हम यह ध्यान रखें कि जेडीयू नीतीश कुमार के समर्थन से बिहार और केंद्र की सरकार चल रही है। यह छोटी बात नहीं है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अन्नामलाई, जो तमिलनाडु की पूरी कमान इन्हीं के पास थी और नरेंद्र मोदी के बहुत ही प्रिय और खास माने जाते थे, इनके लिए प्रधानमंत्री ने भेष भी बदला, लुंगी और कुर्ता भी पहना, चेहरे भी थोड़ा सा ब्लैक करवाए मेकअप में, और तब तमिलनाडु में भाषण दे रहे थे। अन्नामलाई ने यह आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भविष्य नहीं है, नफरत है, और उन्होंने नई पार्टी बनाने का ऐलान भी कर दिया।
अब भारतीय जनता पार्टी से जो नेता निकलते हैं अपनी पार्टी बना करके सक्सेस नहीं हुए, जैसे कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे लेकिन अपनी पार्टी बना करके सक्सेस नहीं हो पाए, और भी कईयों ने कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया। तो अन्नामलाई क्या अपनी पार्टी बना करके हो पाएंगे? अन्नामलाई चूंकि तमिलनाडु से हैं और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज और मोदी के प्रिय नेताओं में एक थे और तमिलनाडु के इकलौते चेहरे थे, इकलौते चेहरे, इनके वजह से पैठ बना रही थी। एडीएमके भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में एनडीए में थी और एडीएमके और डीएमके को मिलाकर के सरकार बनाने की कवायद थी, लेकिन चूंकि बहुमत नहीं हो पा रहा था इन लोगों के पास और 118 का आंकड़ा नहीं, क्योंकि लेफ्ट सीपीआई, मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो डीएमके के साथ थे, तो कांग्रेस तो भाजपा को नहीं समर्थन देगी, लेफ्ट भी नहीं देगी, सीपीआई भी नहीं देगी, मुस्लिम लीग भी नहीं देगी, तो फिर सरकार कैसे बनती? सरकार नहीं बनी। कांग्रेस सबसे पहले छोड़ के चली गई, समझ गई इरादे, लेफ्ट भी चला गया, सीपीआई भी चला गया, मुस्लिम लीग भी चला गया, सब जाके टीवीके को समर्थन देती है। अब ऐसे में बहुमत ना होते हुए भी कोशिश की गई और जिसका नतीजा हुआ कि एडीएमके के 47 विधायकों में 25 टूट गए और 25 के 25 जाकर के टीवीके को समर्थन दे दिए। दो नेताओं को एडीएमके ने निकाला, बाकी सबने दे दिया। एडीएमके पूरी तरह से खत्म हो गया। डीएमके 5 सालों में किस स्थान पर खड़ा होगा उसकी गारंटी नहीं, क्योंकि जो गया वो सत्ता में नहीं आ पाया। अब 10 साल के बाद डीएमके की सरकार गई है, 10 साल के पहले ये डीएमके की थी। मोदी जी का सामदंड भेदभाव और एसआईआर द्वारा काटा गया वोट भी काम नहीं आया तमिलनाडु में और टीवीके विजय थलापति की पार्टी जीत गई, चूंकि युवाओं का आकर्षण उधर चला गया। अब ऐसे में अन्नामलाई भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं और यह आरोप लगा रहे भविष्य नहीं है और पार्टी बनाते हैं, तो क्या वह भाजपा के साथ गठबंधन करेंगे? जब भाजपा के ऊपर आरोप लगा रहे कि यहां सुना नहीं जाता है, सुनाया जाता है, दिग्गज नेता अगर पार्टी छोड़ करके तुरंत यह बयान देता है कि सुनाया जाता है, सुना नहीं जाता है, तो बाकियों का क्या हर्ष होगा आप सोचिए, छोटे लोगों की क्या हैसियत होगी भारतीय जनता पार्टी के अंदर। इन बातों को आप ध्यान से समझ सकते हैं। अब ऐसे में क्या यह पहला ही इस्तीफा है? नहीं, अब धर्मेंद्र प्रधान पर भी तलवार लटक रही है और जो 6 जून को 2 करोड़ 20 लाख युवा सड़क पर उतरने जा रहे हैं, धर्मेंद्र खिलाफ, प्रधान के खिलाफ ही उतरने जा रहे हैं। अब इसमें 3 चीजें हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है। अन्नामलाई के इस्तीफा देने के बाद और अपनी पार्टी बनाने का ऐलान करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर सिलसिला शुरू हो गया बगावत का, खुलेआम। अभी तक अंदर खाने जो बगावत हो रही थी, अब वह खुलकर बाहर आ गई है और अन्नामलाई ने गंभीर आरोप लगा दिए पार्टी पर। अब ऐसे में कर्नाटक के एक दलित नेता ने भी 2024 लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ही उसने खुलेआम कैमरे पर आरोप यही लगाया था कि यहां सुना नहीं जाता, जाति विशेष का, दलित का, SC ST का चुनाव जीतने के लिए सिर्फ फायदा लेने के लिए उनका नाम लिया जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है और चुनाव खत्म होने के बाद उन्हें एक कोने में ठेल दिया जाता है, उनका कोई सम्मान नहीं होता, उन्हें बोलने की कुछ इजाजत नहीं है, बोल नहीं सकते और कुछ कर नहीं सकते। तो वह भी आके बगावत यही इस बात को खुलेआम कैमरा के सामने कहा था और अब अन्नामलाई ने कहा, यानी कि अब सिलसिला शुरू हो रहा है। अब नीतीश कुमार के ललन सिंह क्या कहे, क्योंकि वह मोदी और शाह की भाषा अभी 1-2 दिन पीछे तक बोल रहे थे और अब उसी सरकार को अब या अभी तक पार्लियामेंट के अंदर कितना तारीफें कर रहे थे, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कर रहे थे ना, अब कह रहे हैं कि भाजपा याद रखे कि हमारे समर्थन से बिहार और केंद्र की सरकार चल रही है। तो ये छोटी बात नहीं है, यूं ही इतने बड़े तेवर नहीं आ गए होंगे अचानक बगावत के। और आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक
बहुत कुछ संकेत दे रही है। यानी कि एनडीए गठबंधन के अंदर का जो घमासान है, वह घमासान अब इस कदर बढ़ने जा रहा है कि सरकार गिरने की नौबत आ सकती है। इस बात का डर नरेंद्र मोदी के अंदर अब समा गया, अन्ना मलाई के बाद और ललन सिंह के बयान के बाद दम समा गया। अब जरा ध्यान से इसी समझिए, अब महाराष्ट्र में एनडीए में बहुत घमासान है। महाराष्ट्र एनडीए के अंदर से भी यह स्थितियां निकल करके आ सकती हैं, छोड़ा छोड़ी या इस्तीफे का। लगातार शिवसेना और एनसीपी से भारतीय जनता पार्टी का टकराव लगातार जारी है, लगातार जारी है। और कहा जा रहा है कि आधिकारिक इसका बयान तो नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं। उद्धव ठाकरे के पार्टी से ही आए हुए हैं एकनाथ शिंदे। 40-41 विधायकों को साथ लेकर के आए थे और शिवसेना पार्टी हड़प ली थी भारतीय जनता पार्टी की मदद से। अब शिंदे को दो कौड़ी का समझा जाता है, उनके मंत्री तक को भारतीय जनता पार्टी के लोग पीट देते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती। अब पार्टी के अंदर इस बात का चर्चा तेज हो गया है कि बताइए, जब हम सपोर्ट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को और हमारा कोई सम्मान नहीं है, हमें पीट दिया जाता है और हम विवश है, कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसी सत्ता का क्या काम? सत्ता में क्यों आते हैं? सपोर्ट क्यों सरकार को देते हैं जिसकी सरकार है? इसलिए कि हम सुरक्षित भी रहे और हम अपना काम भी करें। लेकिन ना तो हम सुरक्षित हैं और ना ही हमारे कार्यों को प्रोत्साहन दिया जाता है, यहां तक कि फंड भी जल्दी रिलीज नहीं किया जाता। ऐसे में ऐसी सरकार को बैठाकर सपोर्ट देकर के क्या फायदा, जो हम अपने कार्यकर्ताओं के लिए या अपने क्षेत्रों में कुछ अपनी मर्जी से ना कर सके, इनकी मर्जी से करना पड़ेगा। अब सोचिए कि हर विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र में या वार्ड में या अपने अपने क्षेत्रों में जनप्रतिनिधि जो जाता है वह वादा करता है। उन वादों को निभाता कैसे है? जब उसकी निधि फंड आती है। मैं अगर सिंपल सबसे कम निधि जहां मिलती है बिहार में, एक विधायक को 4 करोड़ रुपए का विधायक निधि फंड है साल का। एक साल में 4 करोड़ रुपया विधायक निधि फंड है। एक सांसद को तकरीबन 1 करोड़ से लेकर के और 2 करोड़ के आसपास का है, किसी किसी का 5 करोड़ भी मिल जाता है। मैं 2 करोड़ मान के जा रहा हूं। और एक संसदीय क्षेत्र में कम से कम 4 विधायक हैं। मैं बिहार की ही बात कर लूं, बिहार का कम है तो मैं बिहार की बात कर लेता हूं कि बिहार के एक सांसद को 2 करोड़ रुपया और बिहार के उन 4 विधायकों का 16 करोड़ रुपया। अब अगर यह फंड है तो बताइए कि यह 8-10 करोड़ रुपया जो साल में मिल रहा है, क्या एक संसदीय क्षेत्र में 10 करोड़ रुपया यह खर्च कर रहे हैं? प्रधान का अलग निधि है, जिला पंचायत का अलग निधि है, यह सारे निधि मिला करके जो 20 करोड़ 25 करोड़ के तकरीबन होते हैं एक संसदीय क्षेत्र का, वह खर्च करते हैं। वहां पर दिखता है आप दोस्तों, यानी कि 100 करोड़ रुपया 5 साल में। हम कम से कम मान रहे हैं, हम उस आखिरी आंकड़े पर नहीं जा रहे हैं कि जो सरकार के एकदम एग्जैक्ट आंकड़े पर नहीं जा रहे, हम कम से कम मान के जा रहे हैं। बिहार में सबसे कम है, मैं कम पे मान के जा रहा हूं। क्या 20 करोड़ रुपया एक क्षेत्र में अगर होता तो बिहार स्वर्ग बन गया होता। बिहार में 40 विधानसभा की सीटें 40 लोकसभा की सीटें हैं, 40 सांसद बिहार के कितने करोड़ पार हो गए? मैं तो सिर्फ आपको एक संसदीय क्षेत्र का 200 करोड़ बताया हूं या 100 करोड़। तो अगर वह नहीं कर पा रहे हैं तो पूरे बिहार में तो या हर संसदीय क्षेत्र के लिए इतना मिलता है, तो अगर लोग करें तो उसी निधि से स्वर्ग बन सकता है। सरकार का अतिरिक्त बजट जो है उसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा। उसके बावजूद
बिहार सरकार 4.06 लाख करोड़ के कर्ज में है। सम्राट चौधरी 12,000 करोड़ कर्ज ले लिए हैं सीएम बनते ही। वेतन पेंशन देने के लिए पैसे, ये पैसे कहां जा रहे हैं? सब नेता और अधिकारियों के जेब में जा रहे हैं। तो यह चीज मोदी जी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो खाने तो नहीं दे रहे हैं, खुद खा खा करके पेट फोड़ रहे हैं, और यह नेता खा खा करके पेट फोड़ रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि जो पेपर लीक हुआ नीट का, इस नीट पेपर में 3,230.8 करोड़ रुपया सीबीएसई और नीट पेपर लीक में सरकार ने कमा लिया। मैं नहीं जानता कितनी सजा, यह आंकड़े बता रहे। अब सोचिए, अगर यह दशा है, पेपर लीक को ही सरकार ने कमाई बना लिया है, तो कैसे कोई भरोसा करे इस सरकार पर? तो अब अन्नामलाई की बातों पर मुहर लग रही है कि वाकई वह सही कह रहे हैं, क्योंकि कहीं न तो स्मार्ट सिटी दिखी, कहीं अब सम्राट चौधरी सैटेलाइट सिटी बना रहे। मोदी जी स्मार्ट सिटी बनाते बनाते 12 साल लगा दिए, कहीं ईंट भी नहीं पड़ा, और अब सम्राट चौधरी कहते हैं कि न वेतन न पेंशन, कुछ देने के लिए पैसे नहीं है, और सैटेलाइट सिटी बना रहे। जानते हैं क्यों? उन जमीनों को हड़पने का यह एक जरिया है, और लूटने का, नेताओं का बजट लूटने का, जनता को देना नहीं। जिस सरकार के पास वेतन पेंशन के पैसे नहीं है, वह जमीनों के पैसे कहां से देगी? लोगों के जमीनों के पैसे कहां से देगी? वाराणसी को टोक्यो बनाने वाले नरेंद्र मोदी वाराणसी के सांसद हैं, आज तक वहां के लोगों को मुआवजा तक नहीं मिला। यह विकसित भारत। तो अब शुरुआत हुई है इस्तीफे की, और यह इस्तीफा किस हद तक जाएगा? यह इस्तीफा नरेंद्र मोदी को बहुत भारी पड़ने वाला है आने वाले दिनों में, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। अब ऐसे में नीतीश कुमार की बैठक चल रही है इस वक्त, जब हम लोग लाइव हैं तो बैठक चल रही है इस वक्त, और बैठक में फैसला क्या होता है यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा। इस बैठक पर नजर मोदी सरकार की गड़ी हुई है कि नीतीश कोई ऐसा अहम फैसला तो नहीं ले लेंगे, कि क्योंकि ललन सिंह ने तो चौंका दिया है सबको। ललन सिंह ने कहा कि भैया भारतीय जनता पार्टी वालों ध्यान रखो, सरकार जैसे चल रही थी वैसे ही चलने दो, वरना यह मत भूलो कि बिहार में और केंद्र में दोनों में हमारे समर्थन से सरकार चल रही है। अगर मोदी के गोद में बैठने का उनको तमका दिया गया था कि मोदी के गोद में बैठे हैं, मोदी की भाषा बोल रहे हैं, और वह अचानक इस भाषा का उपयोग करे कि भाजपा वालों सुन लो, ध्यान रखो कि बिहार और केंद्र दोनों में हमारे समर्थन से सरकार चल रही है, इसका मतलब कि 85 एमएलए और 12 सांसदों की ताकत का एहसास करा रहे हैं नीतीश कुमार। और इस के बाद में अचानक बैठक बुला लेना कार्यकारिणी की, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जब जब नीतीश बुलाते हैं तब तब कुछ बड़ा करते हैं, और यह बैठक भी नरेंद्र मोदी के लिए बहुत भारी पड़ेगा ऐसा प्रतीक हो रहा है। अब दूसरा थोड़ा सा इसमें चर्चा यह कर ले कि चंद्रबाबू नायडू के भी तेवर बदल ही रहे हैं। वह बेचारे बहुत डरे हुए हैं चंद्रबाबू नायडू, हकीकत यह है। वह सपोर्ट देंगे सपोर्ट लेंगे इसकी बात छोड़ देते हैं, हम इसकी चर्चा करते हैं कि डरे क्यों हुए चंद्रबाबू नायडू, उनके डर का कारण क्या है? क्योंकि इस इस्तीफे ने बहुत से लोगों को जगा दिया है नींद से। अब चंद्रबाबू नायडू डरे हुए हैं, जो 6 जून को 2 करोड़ 20 लाख युवा सड़क पर उतरने का जो चर्चा चल रही है, और इंडिया गठबंधन की बैठक कहा जा रहा है कि इसी बैठक में, पहले ही बैठक में 35 पार्टियां जो शामिल होंगी, राहुल गांधी को इसका सर्वमान्य नेता चुना जाएगा। यह डर है जो चंद्रबाबू नायडू को भी बहुत डरा रहा है। दूसरा चीज, अगर बच्चे बेकाबू हो गए तो फिर चंद्रबाबू नायडू के लिए आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ी संकट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वह बच्चे उन सभी के खिलाफ होंगे जो
मोदी सरकार को समर्थन दे रहे हैं। तो ऐसे में उनको डर लग रहा है कि उनका वोट बैंक जो युवा पीढ़ी का है, तो उनके परिवार भी इनसे दूर होंगे, क्योंकि उनके बच्चों का, जिनके बच्चों का भविष्य खराब हो गया और हो रहा है सरकार के लिए, और वैसी सरकार को समर्थन दे रहे हैं, तो संकट आएगा। क्योंकि आंध्रा में तो सब पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ लोग तो है नहीं, और जय श्री राम बोलने वाले नहीं है, हर हर मोदी बोलने वाले नहीं है, वहां तो काम बोलता है। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भी बहुत संकट में फंसे हुए हैं, वह भी बहुत जल्द फैसला करने वाले हैं, और अब सीधा चुप्पी मार दिया है उन्होंने। तो थोड़ा इंतजार कीजिए, बहुत कुछ तस्वीर सामने आने वाली है, और सरकार में बेचैनी बढ़ गई है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, और आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।